हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपकी यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन आपके सामने है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ब्लॉक स्तर, ऑप्शन सी राज्य स्तर या फिर ऑप्शन डी जिला पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य स्तर। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1957 में सबसे पहली बार बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को इसको सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया गया था। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत तीनों आते हैं, लेकिन राज्य स्तर नहीं आता। अगला क्वेश्चन, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाश्म, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी भूकंप या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म। दोस्तों, याद रखिएगा कि पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है इरेथ्रोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट या फिर ऑप्शन डी बेसोफिल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोसाइट। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 2 टाइप की चीजें होती है। एक होता है प्लाज्मा और होता है रक्त कणिकाएं, या कह सकते हैं कि रुधिर कोशिकाएं। ये जो रुधिर कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, इनकी अगर बात करें तो इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जिनमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और इसके साथ साथ रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। तो इनमें जो डब्ल्यूबीसी है, इन डब्ल्यूबीसी का जो एक पार्ट होता है वो होता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट आपके घाव को भरने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा यही सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। दोस्तों, याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो लिखी है वो एडम स्मिथ ने लिखी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी और रसायन के दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार किसे मिला था, तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन को मिला था। अगला क्वेश्चन, देश की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी या फिर ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। दोस्तों, याद रखिएगा कि देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी वो जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी, और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1924 में की गई थी। और कहां पर की गई थी, तो याद रखिएगा बेलगांव में की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन आपके सामने 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 5 बार या फिर ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 बार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन अब तक सिर्फ 1 बार हुआ है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है महान्यायवादी, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी मुख्य आर्थिक सलाहकार या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के विपक्ष का नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के विपक्ष का नेता। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति है, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी आपातकाल, ऑप्शन सी मूल अधिकार या फिर ऑप्शन डी संविधान संशोधन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य। दोस्तों याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है और भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार किसमें है तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद जो 35 है इसके अंतर्गत सारे मूल अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है डोम का पठार, ऑप्शन बी टेक्टोनिका का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार या फिर ऑप्शन डी दक्कन का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। दोस्तों याद रखिएगा कि तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आर्द्र भूमि होती है यानी कि जो नमी युक्त भूमियां होती है, ऐसे स्थान जहां पे दलदली भूमि होती है, उनके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था और ये 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो भारत के गोरखपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कि गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है वो भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन आपके सामने है सांप, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मनुष्य या फिर ऑप्शन डी तिलचट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो केचुआ है, जो जिसे हम किसानों का मित्र कहते हैं, ये अपने त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। दोस्तों याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि माउंट एटना है, ये इटली में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो याद रखिएगा बैरन है और ये कहां पर है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन, समुद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पपड़ी, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी अल नीनो या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी। दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्र में अगर ज्वालामुखी होता है या फिर भूकंप आता है तो इसमें जो लहरें उत्पन्न होती है उसी को सुनामी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? ऑप्शन आपके सामने बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला या फिर ऑप्शन डी नारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश में जो रंग होते हैं उसमें बैगनी यानी कि कह सकते हैं कि बै जानी हापी नाला के हिसाब से जो रंग होते हैं उनमें सबसे पहले बैगनी आता है और इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। दोस्तों याद रखिएगा कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का स्पाइस गार्डन केरल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा राजस्थान को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चंदन की भूमि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कर्नाटक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर यानी कि जो क्रस्ट है उसमें दूसरा जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीकॉक आइलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी उमानंद द्वीप, ऑप्शन सी पंबन द्वीप या फिर ऑप्शन डी माजुली द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमानंद द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा कि उमानंद द्वीप भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है और ये
कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा असम में स्थित है। और किस नदी में है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका नाम पिकॉक आइलैंड कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के समय में इसकी आकृति के आधार पर इसे उमानंद द्वीप को पीकॉक आइलैंड कहा जाता था, क्योंकि इसका आकार लगभग पीकॉक के आकार का है, इसलिए इसे पीकॉक आइलैंड कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा माजुली है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में और असम में है। अगला क्वेश्चन, नेत्रानी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि नेत्रानी द्वीप जो है वो कर्नाटक में स्थित है और ये परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? ऑप्शन आपके सामने चंबल नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी केन नदी या फिर ऑप्शन डी सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है और केन नदी के तट पर है। याद रखिएगा कि जो चंबल नदी है, जो बेतवा नदी है और जो केन नदी है ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं और जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन आपके सामने गांधीनगर, ऑप्शन बी चौरी चौरा, ऑप्शन सी कोचरब या फिर ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचरब। दोस्तों आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहली बार कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद इनको कृषि से संबंधित कुछ कार्य करने थे, जिस कारण से इन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, यानी कि सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम में चेंज कर दिया। तो याद रखिएगा कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा कोचरब में की गई थी। और कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1915 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।